हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग और आपने वीकेंड्स का कैसा इस्तेमाल किया, रिवीजन किया या नहीं किया? सर रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि सक्सेस का रिवीजन एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। रिवीजन से आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी और आपकी मेमोरी में एक स्ट्रेंथ आएगी, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी आपकी। ठीक है सर, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कस्टोडियल वायलेंस। तो सर ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि सर एक बाप और बेटी की तमिलनाडु में हत्या हो गई कस्टडी में। तो कहा जाता है कि ये जो डेथ हुई है उनकी वो कस्टडी वायलेंस की वजह से हुई है और इसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा आ गया और इसलिए कस्टोडियल वायलेंस टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए इस कस्टोडियल वायलेंस को समझते हैं कि ये है क्या, प्रोसेस क्या है, लीगल कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। आइए इस टॉपिक को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। ठीक है सर, देखिए पहले समझते हैं कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स हैं। देखिए किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको पकड़ लिया जाएगा, पुलिस उसको ले जाएगी पकड़कर और थाने में रख लेगी। उसके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट उसे क्या करेगा, जुडिशियल कस्टडी दे देगा, यानी उसको जेल भेज देगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहे तो मजिस्ट्रेट के परमिशन के बाद उसको फिर से पुलिस कस्टडी में ले सकती है और जितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाहे, जितना मजिस्ट्रेट अलाउ करेगा उतने टाइम पीरियड के लिए वो पुलिस कस्टडी में लेकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उसके बाद फिर से उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल नहीं मिलेगी, वो छूट नहीं पाएगा। ठीक है सर, अगर बेलेबल है तो छूट जाएगा, नॉन बेलेबल है तो छूट नहीं पाएगा। यानी जब तक ट्रायल चलेगा उसके ऊपर, जब तक उस केस का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको उस जेल में रहना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो जब पुलिस कस्टडी में ले जाएगी या जुडिशियल कस्टडी में वो होंगे तो उनके साथ वायलेंस होता है, पहली प्रॉब्लम वो है। और सर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर ट्रायल बहुत दिनों तक चल गया तो क्या उतने दिनों तक वो जेल में रहेगा? रहना ही पड़ेगा सर। और अगर वो इतने टाइम के बाद जब उसका रिजल्ट आया और निर्दोष साबित हो गया, तब भी उसने अगर 20 साल बाद अगर रिजल्ट आया और निर्दोष साबित हो गया तो 20 साल की तो जेल टर्म उसने सही ली सर। अगर उसने जो गुनाह किया था उसकी सज़ा 5 साल है और ट्रायल के चक्कर में 20 साल तो उसने काट ही लिए सर, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ठीक है सर, तो दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारे पास जो केसेस होते हैं वो जल्दी से सॉल्व नहीं होते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, और दूसरी कस्टडी में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उनके साथ वायलेंस होता है। तो आइए आज हम पहले टॉपिक के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, कस्टोडियल वायलेंस, और दूसरा टॉपिक भी किसी और दिन लेंगे। आइए समझते हैं कि कस्टोडियल वायलेंस क्या है। देखिए सर, किसी भी इंडिविजुअल के साथ जब वो पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में है उसके साथ या किसी भी प्रकार का मेंटली या फिजिकल टॉर्चर होता है, इस तरह के क्राइम को क्या बोलते हैं? कस्टोडियल वायलेंस। सर कस्टोडियल वायलेंस में टॉर्चर भी हो सकता है, आपके साथ रेप भी हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी आप जब पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में हैं तो आपको इतना मारा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि आप मर ही गए, या तो आपके साथ रेप कर दिया गया, या तो आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आप मेंटली इल ही हो गए। तो सर इस सब वायलेंस को हम क्या बोलते हैं, इन सब तरह के क्राइम को क्या बोलते हैं? कस्टोडियल वायलेंस। कस्टडी में हुए वायलेंस को क्या बोलते हैं? कस्टोडियल वायलेंस। और सर ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, ये एक एनजीओ है, ये कह रही है कि 3/4 ऑफ द डेथ इन द पुलिस कस्टडी अकर्ड प्राइमरी एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्चर इन 2019। 2019 में जितनी भी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई हैं उसका 75% टॉर्चर की वजह से हुआ है। तो सर ये टॉपिक इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो कौन कौन से लीगल कंसर्न्स हमारे रेज होते हैं। सर पहला लीगल कंसर्न है पुअर रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट। सर जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे टॉर्चर, ये सब फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सर आपको टॉर्चर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका जीने का अधिकार है, तो उसके विपरीत जा रहा है ये। और सर ये स्टेटमेंट है। अब मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ
क्योंकि सर आपको आंसर राइटिंग में भी वहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं उसका फैक्ट आपको देना पड़ेगा। तो एक रिपोर्ट है कॉमन कॉज एंड CSDS लोकनीति, उसने ये कहा है कि 12% पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो उनको ह्यूमन राइट्स की कोई भी ट्रेनिंग ही नहीं मिलती, यानी मानवाधिकार की कोई ट्रेनिंग उनको दी नहीं जाती। 12% पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। तो सर वो ह्यूमन राइट्स जानते ही नहीं हैं। एंड दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने रामामूर्ति एंड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 1996 में ये कहा था कि प्रिजनर्स के पास भी, जो प्रिजन में रखे गए हैं लोग, उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। और सर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट होता है इन जेल में, इन सबको रिफॉर्म करना पड़ेगा, ये गलत हैं और इन सब में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट्स इन प्रिजन्स एज एन एरिया नीड्स रिफॉर्म। ठीक है सर, तो फंडामेंटल राइट्स हमारा वायोलेट होता है। सेकेंड, मिस यूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट। तो सर नेशनल पुलिस कमीशन की 3rd रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 60% ऑफ द अरेस्ट, जितने भी अरेस्ट किए गए हैं उनका 60% लोग जबरदस्ती अननेसेसरी अरेस्ट किए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल पुलिस कमीशन की 3री रिपोर्ट ये कह रही है कि 60% ऑफ द अरेस्ट वर अननेसेसरी। और सर इसके ऊपर जब पुलिस वालों को कोई भी केस को क्या बनाना होता है, नॉन बेलेबल बनाना होता है, तो वो आईपीसी की कुछ धाराएं लगा देते हैं, जैसे सेक्शन 506 आईपीसी की लगा देते हैं, ताकि वो इंसान, वो जो अरेस्ट किया है उन्होंने, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, ताकि उसको बेल ना मिल सके, और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वायलेंस करते हैं। दूसरा कंसर्न, सर जब ऐसा ये लोग करते हैं तो हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 वायलेट होता है, क्योंकि आप तो हमको अननेसेसरी पहले अरेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आपने हमारे ऊपर सेक्शन ऐसे लगा दिए जो नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया उसको, अब हमारी बेल ही नहीं हो सकती। ठीक है सर, तो दूसरा कंसर्न ये है। तीसरा कंसर्न ये है सर, एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर। एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर का मतलब सर पुलिस के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करती, उनसे आगे जाके अपने आप जैसे टॉर्चर करने लगती है, फैमिली वालों को ही मारने लगती है पूछताछ में ही। ठीक है सर, अरेस्ट करके ले आती है। और दूसरी चीज़, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को प्रोसीजर्स हैं ताकि कैसे पुलिस कस्टडी देनी है, कैसे जुडिशियल कस्टडी देनी है, तो कभी कभी मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC में दिए गए हुए प्रोसीजर्स को फॉलो ही नहीं करते। तो सर ये कंसर्न है। तो एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर मजिस्ट्रेट का और पुलिस का, ये कंसर्न्स रेज होते हैं ऐसे इंसिडेंट से। ठीक है सर, आइए समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सर पहला है लीगल रेमेडीज, रेटिफाई UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो सर UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को हमने साइन तो कर दिया है पर रेटिफाई नहीं किया है, तो उसको रेटिफाई भी कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ सर, हमें पास एक एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन भी होना चाहिए और कस्टोडियल वायलेंस को हमें क्रिमिनलाइज भी कर देना चाहिए। ठीक है सर। सेकेंड चीज, रिफॉर्म सेक्शन 197 ऑफ द CRPC। तो CRPC का एक सेक्शन है 197 जिसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही किसी भी पुलिस ऑफिशियल पे हम चार्ज लगा सकते हैं। तो सर ऐसे सेक्शन को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत ना पड़े। सर दूसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। पहला है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DK बासु जजमेंट 1997। तो सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु जजमेंट 1997 में ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस निकाली थी ताकि जब आप अरेस्ट कर रहे हैं उस समय ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो अरेस्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके। जैसे कि जो विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, उसका पूरी तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरीली होना चाहिए, और जब आप अरेस्ट किए हैं तो उसके सबसे पास वाले यानी सबसे करीबी रिलेटिव्स को आपको बताना चाहिए कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है सर। इफेक्टिव रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट। सर मजिस्ट्रेट को भी जो CRPC में जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी के लिए, उनको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, और मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली अक्यूज्ड के पास जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि आप सही हैं, आपके साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा है। ये सब काम मजिस्ट्रेट को प्रोएक्टिवली करना चाहिए।
एंड इंश्योर द राइट टू काउंसिल। तो सर आर्टिकल 22 के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये अधिकार है, उसके पास ये राइट है कि उसको कोई भी लॉयर या कोई भी काउंसिल मिले तो जितनी जल्दी हो सके उसको उसका काउंसिल उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है सर। थर्ड, इंश्योर द पुलिस अकाउंटेबिलिटी। तो सर पुलिस की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी यानी सर आपको प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 मैंने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें जो पुलिस ने जिन केसेस में मिसकंडक्ट किया है उन केसेस को वो लोग क्या कर सकें, इंक्वायर कर सकें, ताकि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। ठीक है सर। एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। तो सर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक इंडिपेंडेंट इंटरनल अफेयर यूनिट बनानी चाहिए स्टेट लेवल पर, जो किसी भी पुलिस लॉकअप में जाकर अचानक से रैंडम जाकर धावा दे दें और वो देखें कि डीके बासु जजमेंट जो 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, क्या वो फॉलो हो रही हैं या नहीं फॉलो हो रही हैं। ठीक है सर। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी पुलिस की चेक होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सर पुलिस का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, पुलिस को थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए और ये जो फोर्स का यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन करती है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी तरीके हैं, जैसे पुलिस क्या कर सकती है, नार्को एनालिसिस टेस्ट कर सकती है। पुलिस के पास बॉडी कैमरा होना चाहिए जिससे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय होती रहे। दूसरी बात, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कैमरा होना चाहिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रूम में। आपके पुलिस जो चौकियाँ हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसेस हैं वहाँ पर भी कैमरास होने चाहिए। तो सर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स में ट्रेनिंग देनी चाहिए किनको, पुलिस ऑफिशियल्स को, और उनके इन्वेस्टिगेशन को भी नॉन कोर्सिव यानी बिना फोर्स के जो इन्वेस्टिगेशन करें वो उनके ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रोबस्ट विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम। तो सर विटनेसेस के ऊपर दिक्कत है कि विटनेस की जो विक्टिम की फैमिली है, अब उन्होंने केस किया तो उनके ऊपर आफत आ गई, उनको परेशान किया जा रहा है। ऊपर से जो विटनेसेस हैं उनको हॉस्टाइल कर देते हैं, उनको भी पलट देते हैं कि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं रहती तो वो भी बदल जाते हैं। तो सर ऐसी कोई रिजीम होनी चाहिए जिससे विटनेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दी जा सके। और जब भी ये फैमिली या विटनेस कंप्लेन करें कि उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए और उन सब चीज़ों को, उन कंप्लेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है सर। आइए समझते हैं कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए। देखिए बहुत सी ऐसी कमेटी हैं जिन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, जैसे गोरे कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग, द राइबेरियो कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म, पद्माना भैया कमेटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, मलिमत कमेटी ऑन रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सेकेंड ARC, इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं। इन सभी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और सबसे बड़ी बात तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इच्छा तो स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। क्यों सर? पॉलिटिकल विल अगर स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा होगी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो सर स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल विल होनी चाहिए ये सब करने के लिए, तब वो किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ सर, फाइनली इट इज़ एम्फेसाइज दैट डेथ्स ड्यू टू द टॉर्चर इज सिंपली अ क्रिमिनल एक्ट। तो जो डेथ्स हो रही हैं टॉर्चर की वजह से कस्टडी में, उसको एक क्रिमिनल एक्ट बना देना चाहिए, ताकि विच नो अथॉरिटी में कॉम्प्रोमाइज ऑन, ताकि कोई भी अथॉरिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। एंड देयर शुड बी अ जीरो टॉलरेंस फॉर एनी कस्टोडियल डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम टॉर्चर। तो टॉर्चर की वजह से अगर कोई भी कस्टडी में डेथ हो रही है तो उसके लिए हमारे पास जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। उस पुलिस ऑफिशियल्स को उनके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है सर। तो सर ये रहा मेरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑन कस्टोडियल वायलेंस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन। एंड ये मेरा चैनल है होप तो शांत यादव। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं ये PDFs अपलोड करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सर ये PDFs लॉन्ग टाइम में आपके रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल होंगी, तो मेरा सीरियस सजेशन है कि आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।